नमस्कार, इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और आज हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, डेटा है देखने के लिए। सबसे पहला तो हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर के सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ और उस ग्रोथ का ट्रेंड है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इंडिया में टॉप 5 टेलीकॉम कंपनीज जो है उसमें से कौन सी कंपनीज ने पिछले कुछ महीनों में सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं और कौन सी कंपनीज सब्सक्राइबर्स गेन कर रही है, इस चीज को हम बारीकी से एनालाइज करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये डेटा देख के आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे। इसके बाद सेकंड डेटा जो है वो है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स का। स्पेसिफिकली पिछले हफ्ते में आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों कम किए हैं और ये आरबीआई की स्ट्रेटेजी के बारे में हमें क्या दर्शाता है, इस चीज को हम बारीकी से एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेलीकॉम सेक्टर के डेटा से। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक का डेटा है। और इसमें अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज का डेटा देखो, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स का, जिसमें उन कस्टमर्स जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, स्पेसिफिकली 4G है या 5G है या फिर डायरेक्ट टू होम फाइबर है, वायर्ड कनेक्शन है, ये सारे सब्सक्राइबर्स का अगर आप डेटा देखो तो अगस्त 2024 में ऑलमोस्ट 90.6 करोड़ कस्टमर्स थे, राइट। और सितंबर में वो कम होके 90 करोड़ हो गए हैं। यानी कि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 48 लाख्स से कम हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हम डिटेल में देखें टॉप 5 कंपनीज में, तो हमें पता चलेगा कि ये क्यों कम हो रहे हैं, राइट। सो फॉर इंस्टेंस आप जियो में देखो, रिलायंस जियो का, तो जुलाई से कंटिन्यूसली रिलायंस जियो और तेज गति से अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रही है। जुलाई में उसने 3 लाख कस्टमर्स लूज किए थे, फिर अगस्त में ऑलमोस्ट 30 लाख कस्टमर्स लूज किए, सितंबर में ऑलमोस्ट 70 लाख कस्टमर्स लूज किए। कुल मिला के जियो ने इन 3 महीनों में ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ कस्टमर्स लूज किए हैं। और उसके सामने अगर आप बीएसएनएल को देखो तो सरप्राइजिंग चीज ये है कि बीएसएनएल, जिसका मार्केट शेयर टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 4% है, उसने जुलाई से अपने सब्सक्राइबर्स बहुत तेज गति से गेन करना शुरू किया है। सो जुलाई में अगर आप देखो तो 46 लाख कस्टमर्स गेन किए थे बीएसएनएल ने, फिर अगस्त में 66 लाख कस्टमर्स गेन किए थे और सितंबर में ऑलमोस्ट 15 लाख कस्टमर्स बीएसएनएल ने गेन किए हैं, जिससे बीएसएनएल का मार्केट शेयर जो जुलाई में 3.2% था वो बढ़ के 4% हो गया है। और जियो का मार्केट शेयर जो जुलाई में 52.3% था वो कम होके 51.4% हो गया है। तो बीएसएनएल ने सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में 1.3 करोड़ कस्टमर्स गेन किए हैं, वहीं रिलायंस ने 1.1 करोड़ कस्टमर्स लूज किए हैं। इसका रीजन मेजरली ये है कि जुलाई महीने में सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने टैरिफ्स जो है वो 12 to 25% जितने बढ़ाए थे। और ये बढ़ाने से जियो के जो लो कॉस्ट एंट्री लेवल सब्सक्राइबर्स थे, हो सकता है कि उन्होंने बीएसएनएल में अपनी सर्विसेज पोर्ट की हो, क्योंकि बीएसएनएल का भी टारगेट मार्केट एंट्री लेवल लो कॉस्ट कस्टमर्स है और बीएसएनएल ने तो जुलाई से अपने टैरिफ बढ़ाए भी नहीं है। तो इन कस्टमर्स ने हो सकता है अपने पास अगर 2 सिम हो तो एक सिम बंद करके बीएसएनएल का सिम रखा हो, या फिर उन्होंने अपनी सर्विसेज कंप्लीटली पोर्ट करके बीएसएनएल में कर दी हो जिनके पास एक सिम था। तो ये स्थिति है टेलीकॉम सेक्टर की कि सब्सक्राइबर्स का कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टेलीकॉम कंपनीज जो है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ाए क्यों? क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उनको नहीं पता था कि वो अपने सब्सक्राइबर्स लूज करेंगी टैरिफ बढ़ाने से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने टैरिफ क्यों लूज किए? वेल, इसका रीजन है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेसिफिकली FY 22 से लेके अभी तक, उनको 5G इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, बिल्ड करने में और 5G सर्विसेज रोल आउट करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डेट भी रेस करना पड़ा। डेट तो उन्होंने रेस किया, लेकिन उसके सामने टैरिफ कम होने से उनका रेवेन्यू इतनी तेज गति से बढ़ा नहीं। तो रेवेन्यू नहीं बढ़ा लेकिन इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और उसके सामने डेट बढ़ा, तो ये आगे जाके अनसस्टेनेबल हो सकता था, जिसके कारण उन्होंने अपने टैरिफ रेस किए। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप उनके फाइनेंशियल्स देखो तो FY 22 में 62,300 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज ने 5G सर्विसेज रोल आउट करने के लिए किया।
5G के स्पेक्ट्रम अक्वायर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना शुरू किया। फिर FY23 में आप देखो तो 65,700 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट किया इन तीनों कंपनीज में से मिला के, और FY24 में उन्होंने 90,600 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट किया कुल मिला के 5G सर्विसेज रोल आउट करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट्स में 95% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ जियो ने और एयरटेल ने किया है। वोडाफोन ने हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट किया है 5G सर्विसेज रोल आउट करने के लिए, और इसका रीज़न ये है कि वोडाफोन का डेट उनकी रेवेन्यू की कंपैरिजन में बहुत हाई था। सो फॉर इंस्टेंस आप ये वाला टेबल देखो तो यहाँ पे आप डेट देखो तो FY24 में एयरटेल का जो डेट है वो रेवेन्यू का 144% रहा है, राइट। जियो का 42% रहा है, और वोडाफोन आइडिया का डेट उनकी रेवेन्यू के कंपैरिजन में 600% रहा है। तो वोडाफोन का डेट बहुत हाई है, रेवेन्यू कम है क्योंकि पहले टैरिफ कम होते थे, और उसके सामने उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। अभी तक वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विसेज में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन आगे जाके तो करना पड़ेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो अगर टैरिफ नहीं बढ़ाए तो उनका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो कंपनी सस्टेनेबल कैसे रहेगी, राइट। इस चीज़ के कारण उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ाया है जुलाई से लेके, और सब्सक्राइबर लूज करना एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट था, एक नेचुरल आउटकम था इस चीज़ का। तो BSNL इसमें गेन कर रही है अपने सब्सक्राइबर्स, और गेन इसलिए कर रही है क्योंकि BSNL ने भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया 5G रोल आउट के लिए, लेकिन BSNL अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड कर रही है। इनफैक्ट FY25 मतलब अभी तक अगर आप देखो तो 5G सर्विसेज रोल आउट तो हो गई है, ऑलमोस्ट 97-98% सिटीज़ जो है इंडिया की उसमें 5G रोल आउट हो गया है, लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है उन्होंने अपने सर्विसेज, सब्सक्राइबर्स ने उन्होंने अपने सर्विसेज 4G से 5G नहीं लिए हैं अभी तक, और इस वजह से BSNL सब्सक्राइबर्स गेन कर रही है क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जियो के जो थे वो BSNL में आ गए हैं। जियो ने इन्वेस्टमेंट तो किया है 5G रोल आउट के लिए, लेकिन जियो के कस्टमर्स 5G सर्विसेज ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है, कुल मिला के अगर मैं समराइज करूँ तो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में जियो अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है, BSNL अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है। सितंबर में कुल मिला के अगर आप देखो तो 48 लाख सब्सक्राइबर्स टेलीकॉम सेक्टर के कम हुए हैं, और ये कम हुए हैं हाईली लाइकली इसके कारण कि ये जो सब्सक्राइबर्स है जिनका डुअल सिम था तो उसमें से एक सिम क्लोज करके शायद वो BSNL में जा रहे हैं या फिर अपनी सर्विसेज कम कर रहे हैं वो लोग, राइट। इनफैक्ट आप अर्बन और रूरल कस्टमर्स का डिवाइड देखो तो अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 50 लाख कस्टमर्स कम हुए हैं, सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 लाख पिछले 3 महीनों में, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में। और रूरल एरियाज में देखो तो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। तो नेचुरली टैरिफ बढ़ाने से रूरल सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा मार पड़ती है, जिसके कारण उनका सब्सक्राइबर डिक्लाइन ज़्यादा शार्पली हुआ है इन 3 महीनों में, राइट। तो ये भी हमारा जो थीसिस है कि काफ़ी कस्टमर्स जियो छोड़ के BSNL में जा रहे हैं उससे मिलता है कि रूरल कस्टमर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि रूरल कस्टमर्स भी लो कॉस्ट और एंट्री लेवल सर्विसेज ज़्यादा लेते हैं, जो कि रिलायंस जियो का ज़्यादा था। अब वही कस्टमर्स BSNL में जा रहे हैं क्योंकि BSNL ने अपने टैरिफ बढ़ाए नहीं है। तो ये हो गया टेलीकॉम सेक्टर की स्टोरी। अब अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स देखें RBI के, जो हमारा सेकंड डेटा है, फॉरेक्स रिजर्व्स का स्थिति कुछ ये है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि RBI अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स शार्पली बेच रही है। अब गुड न्यूज़ ये था कि 4 अक्टूबर का जो वीक था, वीक एंडिंग 4 अक्टूबर, उसमें RBI के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट 702 बिलियन जितने हो गए थे, जो कि हाईएस्ट एवर थे। और हाई फॉरेक्स रिजर्व्स रखने का एक एडवांटेज ये है कि जब भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है, मानो कि ईरान और इजराइल की वॉर है या रशिया और यूक्रेन की वॉर एस्केलेट हो गई, मानो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, या कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आया जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपने इक्विटीज, अपने शेयर्स बेचेंगे और वो फंड्स बाहर की कंट्री में ले जाएंगे, जिससे रुपी पे
प्रेशर आ सकता है, रुपी वीक होगा, तो आरबीआई ये अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, रिजर्व्स में डॉलर्स भी होते हैं, येन भी होते हैं, यूरो भी होता है, पाउंड भी होता है, ये सारे जो रिजर्व्स है आरबीआई के पास, वो रिजर्व्स आरबीआई मार्केट में बेच के, तो फॉर इंस्टेंस अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से अपने फंड्स विड्रॉ किए, राइट, एक्विटीज बेचे, तो वो रुपीस जो है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे उनको यूएस में ले जाने के लिए, राइट। अब डॉलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स? वो जो रुपीस है उसको सेल करके डॉलर्स खरीदेंगे, राइट। तभी तो वो डॉलर्स में रिपैट्रिएट कर पाएंगे, डॉलर्स ले जाएंगे वापस, राइट। तो रुपी बेचेंगे जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स बेच के फिर रुपीस बेचेंगे डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो रुपी होगा वीक, रुपी डेप्रिशिएट होगा। सो फॉर एग्जांपल 83 से 84 हो जाएगा, राइट, रुपी की एक्सचेंज वैल्यू। रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो क्या होगा? वेल, रुपी वीक हुआ, डी वैल्यू हुआ, तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? कि क्रूड ऑयल, अगर एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल 6500 रुपीज में आता हो, इंपोर्ट इंडिया करती हो, तो वो बिकॉज अब रुपी वीक हो गया, 83 से 84 हो गया, तो हो सकता है वही बैरल ऑफ क्रूड ऑयल अब 6800 रुपीज में इंडिया को इंपोर्ट करना पड़े। तो रुपी वीक होने के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आरबीआई को ये नहीं चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगी कि रुपी को वीक नहीं होने देगी, आरबीआई रुपी को स्टेबलाइज करेगी। वो स्टेबलाइज कैसे करेगी? वेल, वो क्या करेगी, अपने पास जो डॉलर्स है वो डॉलर्स मार्केट में बेचेगी। अब डॉलर्स मार्केट में बेचेगी तो डॉलर्स पे सेलिंग प्रेशर आएगा, तो डॉलर वीक होगा और उसके सामने रुपी स्ट्रांग होना शुरू होगा। इस तरह आरबीआई क्या करती है? आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स मार्केट में बेचती है जब रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, और बेचने से रुपी की वैल्यू थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है। द वीक एंडिंग 4 अक्टूबर की बात करें हम, तो $701 बिलियन जितना, ऑलमोस्ट $702 बिलियन जितना रिजर्व्स आरबीआई के पास था। ये बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि आरबीआई आगे जाके अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, राइट। 4 अक्टूबर के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट्स डिक्लाइन होना शुरू किया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू किया 4 अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर महीने में, राइट। और रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आना शुरू हुआ। इनफैक्ट आज की डेट के हिसाब से भी, अगर आज की डेट पे आप देखो तो रुपी जो है वो ऑल टाइम लो पे है, ऑलमोस्ट 84.5 84.6 पे है। लेकिन आरबीआई ने फिर भी क्या किया, रुपी बहुत शार्पली ना गिरे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे इक्विटीज और डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो होम कंट्री में ले जा रहे थे, तो रुपी पे ज्यादा प्रेशर ना है और डेप्रिशिएट ना हो रुपी, उसके लिए आरबीआई ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सेल करने शुरू किए। सेल करके $701 बिलियन से आरबीआई ने, जो मोस्ट रीसेंट वीक का डेटा है, यानी कि द वीक एंडिंग 15 नवंबर में अगर आप देखो तो $657 बिलियन जितने हो गए हैं। पिछले वीक से ऑलमोस्ट $17 बिलियन कम, $18 बिलियन कम, राइट। तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई ने बेचे हैं। क्यों बेचे हैं? क्योंकि आरबीआई को रुपी स्टेबलाइज करना था। अगर रुपी ज़्यादा वीक हुआ तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऑलरेडी इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 6.2% है एज ऑफ द रीसेंट मंथ, और फूड इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट 10% से भी ऊपर है, राइट। तो आरबीआई कांट अफोर्ड कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो, इसलिए आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेच के रुपी को स्टेबलाइज करना शुरू किया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई के पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब ये है कि 3 चीज जो है, या तो आपके पास फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि आप कैपिटल को फ्री फ्लो कर सकते हो, कैपिटल फॉरेन बाहर से इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करे, या कभी भी उनको चाहिए तब वो कैपिटल बेच के अपने होम कंट्री में ले जाए, या तो आप ये फ्रीली अलाउ कर सकते हो और उसके साथ एक्सचेंज रेट फिक्स रख सकते हो। लेकिन जब 2 चीज हो तो तीसरी चीज नहीं हो सकती, आपके पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी आप नहीं रख सकते। अब इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन ये आरबीआई की स्ट्रेटेजी के बारे में हमें नॉलेज देगा ये चीज समझने से, राइट। सो बेसिकली क्या है कि मानो अगर इंडिया फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल रखे, हम कोई लिमिट्स ना रखे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब चाहे तब वो इंडिया में पैसे ला सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब चाहे पैसे बेच के होम कंट्री में ले जा सकते हैं, मानो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो,
उसके साथ अगर हमें चाहिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी रहे, यानी कि रूपी डेप्रिशिएट ना हो और अप्रिशिएट ना हो, ये भी हमें चाहिए, राइट। तो फिर आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? वेल, मानो अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया, राइट, अभी रेपो रेट मानो 6% हो, 6% से 5% रेपो रेट किया आरबीआई ने कल उठ के, 5% किया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो क्या करेंगे? वो अपने फंड्स विड्रॉ करना शुरू करेंगे। वो विड्रॉ करके होम कंट्री में ले जाएंगे, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, राइट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, तो विड्रॉ करके अपने फंड्स वो लोग होम कंट्री में ले जाएंगे। होम कंट्री में ले जाएंगे, फंड्स विड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा? तो रूपी पे प्रेशर आएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स रूपी बेच के डॉलर्स खरीदेंगे, तभी तो वो फंड्स अपने होम कंट्री ले जा पाएंगे, राइट। तो रूपी पे प्रेशर आएगा। रूपी पे प्रेशर आया तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे रहेगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकती। अगर कम करेगी तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रह पाएगा, राइट। तो अगर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी रखना है इंडिया को, तो आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे नहीं कर सकती, राइट। अगर आरबीआई को फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल रखना है और आरबीआई को ये भी चाहिए कि वो मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करे, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर करना है या नीचे करना है वो भी डिसाइड करे, तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रह सकता, राइट। क्योंकि अगर आरबीआई अगेन इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे करेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने फंड्स विड्रॉ करेंगे। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए तो विड्रॉ करेंगे, तो रुपी डेप्रिशिएट होगा। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल रखा और मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करनी है, तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रह सकता, आरबीआई को एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग रखनी पड़े। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखने से अगर रुपी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई को ये भी नहीं चाहिए, राइट। अब मानो अगर हम तीसरा सिनेरियो देखें, तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर आरबीआई को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल भी चाहिए, यानी कि आरबीआई को चाहिए कि वो ही इंटरेस्ट रेट कम करे या बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट फिक्स ना रखे, राइट। तो फिर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं रह सकता, क्योंकि नेचुरली अगर आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या कम करेगी, आरबीआई ने बढ़ाया तो इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया में, इंटरेस्ट रेट कम किया तो इन्वेस्टर्स विड्रॉ करके बाहर की कंट्री में जाएंगे, राइट। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं रहेगा। कुल मिला के द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हमें ये कहता है कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज हो सकती है, लेकिन तीन चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखो और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल रखो, पर फिर आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट। इंटरेस्ट रेट सेट नहीं कर सकते। या तो आप फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल रखो या फिर और सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी रखो, लेकिन फिर उसके साथ आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रख सकते, आपको फ्लोटिंग रखनी पड़ेगी। और या तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखो या फिर सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी रखो, तो आप फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं रख सकते, राइट। तीनों चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ दो ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो अभी आरबीआई, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेच रही है। तो वो क्यों बेच रही है? वेल, बिकॉज आरबीआई को इंटरेस्ट रेट सेट करना है, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स पे कंट्रोल चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल छोड़ना नहीं है, राइट, विच इज अंडरस्टैंडेबल। आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेट करेगी, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेट करेगी। अब इंडिया में कुछ हद तक कैपिटल फ्लो फ्रीली अलाउड है, राइट। फ्रीली अलाउड कैसे है? वेल, आप देखो तो इंडिया में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यह है कि पार्शियली फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, 100% फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अलाउड नहीं है इंडिया में, पार्शियली अलाउड है। पार्शियली इसका मतलब क्या है? वेल, यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ सेक्टर्स में 100% अलाउड है, कुछ सेक्टर्स में कम अलाउड है। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारों में 100% एफडीआई अलाउड है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स 100% कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सेक्टर्स में। डिफेंस में 74% एफडीआई अलाउड है, फिर ब्रॉडकास्टिंग में 49 to 100% अलाउड है, टेलीकॉम में भी 100% अलाउड है, बैंकिंग में 74% अलाउड है एफडीआई,
इंश्योरेंस में 74% अलाउड है, हालांकि अभी बात चल रही है कि 100% एफडीआई अलाउ करे, लेकिन 100% एफडीआई सब सेक्टर्स में अभी तक अलाउड नहीं है, जिसका मतलब है कि पार्शियल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी है। ये एफडीआई की बात हुई। अब वही एफपीआई की बात करो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो आप जानोगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी रिस्ट्रिक्शंस है। वो लोग कोई भी कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल हो, टोटल इक्विटी हो, उसका 10% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते इंडियन कंपनी में, राइट। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप देखो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उसमें सिर्फ 6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका 6% तक ही वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है उस पर सिर्फ 2% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है उस पर सिर्फ 15% जितना ही इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। तो इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की। वो लोग 100% जब चाहे तब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो इंडिया में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि कैपिटल फ्लोज जो है वो पार्शियली अलाउड है। उसके सामने आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे भी कंट्रोल रखती है। इंटरेस्ट रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, एक्टिवली मैनेज करती है आरबीआई, राइट। अब ये दोनों चीज़ है तो आरबीआई नेचुरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रख सकती। आरबीआई को कुछ हद तक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही रखना पड़ता है, और यही आरबीआई अभी रिसेंटली कर रही है। आप देखो तो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है बहुत शार्पली, लेकिन आरबीआई रुपये को डेप्रिशिएट नहीं कर पा रही, तो वो क्या कर रही है, वो रुपये को स्टेबलाइज करने का ट्राई कर रही है। वो स्टेबलाइज अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको बेच के रुपये को कुछ हद तक फिक्स करने का ट्राई कर रही है, लेकिन 100% फिक्स नहीं रह सकता उनको, क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो गए, जीरो हो गए, फिर क्या होगा, फिर तो आरबीआई को अपनी जो करेंसी है, रुपी है, उसको तो फिर फ्री फ्लोट करना पड़ेगा, उसको तो फ्रीली डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट होने देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी तक $657 बिलियन है, लेकिन वो मानो 3 महीने बाद खत्म हो गए तो क्या, राइट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इवन दो आरबीआई ट्राई कर रही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखने की, लेकिन 100% पॉसिबल है नहीं, राइट। ये चीज है कि आरबीआई ट्राई कर रही है, लेकिन आगे जाके 100% वो रुपये को कंट्रोल नहीं कर सकती। सो मैनेज्ड, इंडिया में व्हाट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। मैनेज यानी कि आरबीआई कुछ हद तक मैनेज कर रही है एक्सचेंज रेट को, 100% फिक्स नहीं रख पाएगी। तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात। आपको ये डेटा चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन, ये डेटा कौन रिलीज करता है, ये डेटा आरबीआई रिलीज करती है, और फॉरेन एक्सचेंज का डेटा तो एवरी वीक एंड में रिलीज होता है, राइट। ये एक्सेल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आज का एपिसोड थोड़ा लंबा रहा है, लेकिन होप इंसाइटफुल रहा है। आपको इन डेटा के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट वीकेंड।